अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सबतैन। आज के प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत का हम अहाता करेंगे उस बारे में आपको बताते चले। इमरान खान का धरने का इंदिया, क्या उनकी पनामा केस की सुप्रीम कोर्ट में शिकस्त तस्लीम करना है, इस पर हम बात करेंगे। अवाम की सुनी गई प्ली बार्गेन का काला कानून जो है वो बदल दिया गया, मगर कई सवाल भी साथ ही खड़े हो गए। ये भी हमारा आज का मौज़ू गुफ्तगू होगा। राहील शरीफ का इस्लामी इत्तेहादी फौज का सरबराह बनाया जाना एक खुशाइन कदम, लेकिन एक नई बहस भी साथ ही छिड़ गई। ये भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। फौजी अदालतें खत्म, क्या मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ सजा देने का अमल मुतासर होगा, ये भी हमारा आज का सवाल है। नाज़रीन, इमरान खान के एक और धरने की बातें जुबान ज़द-ए-आम हो चुकी है। इमरान खान की अवामी राबिता मुहिम भी इस वक्त जोरों पर है। कल बहावलपुर में जलसे आम से उन्होंने खिताब किया और खिताब करते हुए उनका कहना था कि नवाज शरीफ साहब ने 30 साल इतनी करप्शन की कि करप्शन में महारत हासिल कर ली है। शेख का कहना था कि हम इमरान खान की क़यादत में एक और धरने के लिए तैयार है, जबकि नून लीग और तहरीक इंसाफ की तरफ से बयानात की तलखी में इजाफा हो चुका है। हम आपको पहले सुनवाते हैं कि इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब और इस पर राना सनाउल्लाह साहब का क्या कहना है, जरा ये सुनिएगा। नवाज शरीफ ने भी एक प्रैक्टिस की है, उसने 30 साल इतनी मेहनत से करप्शन की है कि वो करप्शन में अच्छा हो गया। कभी भी ना नवाज शरीफ ना इसके बच्चों ने ये तस्लीम किया कि ये फ्लैट इनके थे। इनकी बदकिस्मती, अल्लाह की पकड़ कि पनामा की कंपनीज में इनका नाम आ गया। लोगों तैयार रहो, इमरान खान की क़यादत में एक धरना और देंगे। तैयार हो? खुद को सियासतदान के साथ इमरान खान के पीछे निकलोगे? पनामा का शिकंजा जो है वो अब पजामा बन रहा है और इमरान खान और शेख रशीद को जो है वो मेरा ख्याल है कि इसी महीने में पहना दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जी, ये तो आपने सुना मुख्तलिफ लीडरान जो हैं वो किस तरह की बातें करते हैं आकर मीडिया पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पनामा केस के चौथी समाअत के दौरान हुदैबिया पेपर मिल्स केस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नैब रेफरेंस दायर करने की तजवीज़ दे दी। इसी समाअत के दौरान पीटीआई के वकील नईम बुखारी ने अदालत से चेयरमैन नैब को अदालत बुलाकर हुदैबिया पेपर्स मिल केस में अपील दायर न करने की वजह पूछने का भी मुतालबा किया। जस्टिस खोसा का नईम बुखारी के दलाइल पर यह कहना था कि अब तक हुदैबिया पेपर मिल्स के इल्जामात मौजूद हैं। उनका कहना था कि नैब को हुक्म दे देते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल का कहना था कि अगर नैब अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो क्या आर्टिकल 187 के तहत अदालत जो है वो बराह रास्त अहकामात जारी कर सकती है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने ये पूछा कि क्यों ना चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाए। साथ ही साथ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पीटीआई वकील नईम बुखारी से सवाल किया कि पहले आपने मुकदमे में लंदन फ्लैट्स के बारे में बात की और अब छलांग लगाकर आप वजीर खजाना इसहाक डार के इतराफी बयान की तरफ चले गए। अदालत का कहना था कि अगर हम हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा भेज देते हैं तो आर्टिकल 184 के तहत मुकदमे का फैसला हम नहीं कर सकते। अगर पनामा केस के हुदैबिया केस के साथ जोड़ा जाता है तो मुकदमे की तस्वीर वाज़ेह नहीं होगी। नईम बुखारी ने अदालत में हुसैन नवाज और मरियम नवाज के दरमियान होने वाली ट्रस्ट डीड पर भी सवाल उठाए। उनका ये कहना था कि लंदन में मुकामी सोलिसिटर ने ये बयान दिया था कि ट्रस्ट डीड उसके सामने हुई थी और एक फरीक ने जद्दा और दूसरे ने मेफेयर लंदन की ट्रस्ट डीड पर दस्तखत किए, जिस पर जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि अगर सर्टिफिकेट हुसैन नवाज के पास है तो वो बतौर मालिक ट्रस्ट डीड कर सकते हैं। जस्टिस अजमत सईद शेख का यह भी कहना था कि शरीफ खानदान के कागजात नामुकम्मल हैं और उनके वकला को बहुत से मामलात का जवाब देना होगा। जी हाँ, बहुत से मामलात का जवाब देना होगा। इसके अलावा अदालत का यह भी कहना था कि अगर 62 और 63 लगा तो सिराजुल हक के अलावा कोई नहीं बचेगा। और सबसे अहम बात वो ये कि अदालत के इंतहाई अहम रिमार्क्स थे, जिसमें यह कहा गया कि अदालत ने कहा कि तहरीक इंसाफ मीडिया को नहीं जजों को मुतमईन करे। क्या तहरीक इंसाफ जजों को बजाय मीडिया को मुतमईन कर रही है, यह भी हमारा आज का सवाल है। अदालत ने कहा कि बुखारी साहब, आपसे 16 सवाल किए गए, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया।
इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आज मुसद्दिक मलिक साहब नून लीग से, और डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ फैसल जावेद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, सबसे पहले तो आपसे सवाल करेंगे, जो आज केस में जो कुछ हुआ उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो डेरोगेटरी रिमार्क्स पास ऑन करने का एक वतीरा शुरू हो गया है, अभी हमने कुछ शॉर्ट्स भी सुनवाए, किस तरह की बातें की जा रही है, ना सिर्फ पीटीआई की जानिब से बल्कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी, इस पर आप क्या कहेंगे? हम अपने नौजवानों को क्या पैगाम दे रहे हैं इस तरह के जलसे जुलूसों से? जी, मैं तो इस तरह की गुफ्तगू जो है ना करता हूँ और ना मैं उसको खुशाइन समझता हूँ। मैं समझता हूँ फैक्ट बेस के ऊपर सीधी सीधी गुफ्तगू होनी चाहिए, और ये एक बड़ा अहम राब्ता है अवाम से हमारा टेलीविज़न के थ्रू। तो इसके ज़रिए जो भी हम पैगाम देना चाहें उसके अंदर ठहराव होना चाहिए, उसके अंदर रख रखाव होना चाहिए। जिस जगह पे हमें कोई एडिशनल फैक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं हमें वो प्रोड्यूस करने चाहिए, जो सवालात हमारे जहन में हैं हमें उठाने चाहिए, और जो भी हमारे साथ दूसरे दोस्त जो हैं वो प्रोग्राम में किसी शामिल हों वो उसी तरह उसका जवाब दे दें और फ़ैसला फिर अवाम पे छोड़ें। तो मैं तो पर्सनली समझता हूँ कि ना वज़ीर आज़म साहब ने कभी ऐसी ज़बान इस्तेमाल की है और ना हमें इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए। चलिए, अच्छा फैसल जावेद साहब, आप भी बताइएगा, कल जिस तरह की बातें की गई वही बातें जो हम बार बार सुनते हैं, मोटू गैंग, चोर चोर के नारे, क्या ये सब जरूरी है? और जज साहब ने भी कहा कि आप जो है बाहर जाके आवाम को बताते हैं इस केस के हवाले से, इस पे भी उनकी तरफ से एक कमेंट्स थे, तो क्या इस चीज को कंटिन्यू किया जाएगा? आज भी हमने देखा कि जब अदालत में ये तमाम तरह हेयरिंग हो रही थी, जैसे ही वक्फा आया, बाहर जो है पीटीआई के रहनुमा आए, उन्होंने आके फिर एक बार मीडिया टॉक की, पूरी एक्सप्लेनेशंस दी, जबकि इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात लगता है अदालत के हैं। थैंक यू मैरीन, आपने प्रोग्राम में बुलाया। सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि उन्होंने कहा कि अदालत के प्रेमिसेस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाए, और वो नून लीग भी कर रही थी प्रेमिसेस के अंदर। तो हम आप प्रेमिसेस के अंदर नहीं कर रहे, बाहर करें। उन्होंने ये भी कहा था कि आप बाहर जो भी बात करें दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन प्रेमिसेस के अंदर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, तो जो कि हम नहीं कर रहे, हम बाहर कर रहे हैं। और नून लीग अंदर करती है, वो उनसे पूछें वो क्यों करते हैं। लेकिन बहरहाल अच्छा, ये जो बातें हो रही हैं, आप बात कर रही हैं, तहरीक इंसाफ जो है वो मीडिया को नहीं जजों को मुतमईन करे। नहीं, एक सेकंड, आज की ये थोड़ा सा मैं तो वहाँ पे था अदालत में, थोड़ा सा हम समझते हैं कि आज की जो क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं, किस तरह से हेयरिंग हुई है और क्या चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं। अब केस में मैरीन, और ये आवाम को भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमने साबित कर दी हैं और हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। ये तो लास्ट हियरिंग में भी बात हुई थी, जज साहब ने कहा था कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर आता है जिसने ओनरशिप तस्लीम कर ली है कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैट्स हमारे हैं। तो उसके बाद उन्हें साबित करना है कि कैसे उनके हैं, कैसे लिए, पैसा कैसे गया। इस चीज पर एक सबूत ये नहीं दे सके, मनी ट्रेल के ऊपर एक चीज ये नहीं दे सके। आप अदालत में थे, आपने कहा आप अदालत में थे, तो अदालत में ये भी कहा गया ना बुखारी साहब को कि आपसे 16 सवाल किए गए, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। हाँ, मैं वो भी क्लैरिफाई कर दूं मैरीन, वो ये हुआ कि उन्होंने क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं अगर 16 सवाल, सुनिए मैरीन सुनिए, और ये इसी वजह से होते हैं कि ये वैक्यूम, ये स्पेस इन्होंने ही दिया है, शरीफ ने, रिस्पोंडेंट्स ने दिया है कि वो किसी चीज़ पे अदालत को मुतमिन नहीं कर सके, कोई मनी ट्रेल नहीं दे सके। उन पे कहा कि क्वेश्चंस होते हैं, उन पे उन्होंने कहा कि 16 क्वेश्चंस क्या ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो यू नीड टू सेटिस्फाई अस द कोर्ट। यस, ही सेड दैट। लेकिन मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा था चीज़ें, वो ये कह रहा था कि एक चीज़ भी ये नहीं दे सके कि मनी ट्रेल के ऊपर कि भाई पैसा कहाँ से आया, कैसे गया। ये जो कहते हैं ना ये असेंबली में कि ये हैं वो ज़राए, एक जगह ये कहते हैं, फिर कतरी का ख़त आ जाता है। असल ज़रिया जो है ना वो गरीब आवाम की जेब से लूटा हुआ पैसा है, जो मुंतकिल हुआ मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू बाहर मुल्क, नवाज शरीफ साहब का पैसा, और ये फ्लैट्स लिए गए। ये हैं वो ज़राए जिनसे ये फ्लैट्स खरीदे गए। और हमने जो चीज़ें साबित कर दी, हमने ये साबित कर दिया कि मरियम नवाज़ इन प्रॉपर्टीज़ की असल मालिका हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये साबित कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब ने कौमी असेंबली में झूठ बोला है, अदालत में झूठ बोला है। हमने ये साबित कर दिया है कि कतरी का ख़त फ्रॉड था। हमने ये साबित कर दिया है कि इनकी जो ट्रस्ट डीड है वो बिल्कुल गलत है, वो कोई ट्रस्ट था ही नहीं। हमने वो डॉक्यूमेंट्स दे के बताया है कि ट्रस्ट क्यों नहीं था। हमने ये साबित कर दिया कि फ्लैट्स, सुने जी, हमने सुप्रीम कोर्ट में साबित कर दिया फ्लैट्स जो है इनके जो फ्लैट्स हैं वो 90 से इनकी ऑक्यूपेशन में। साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपने मैं फैसला साबित कर दिया? साबित कर दिया हो तो फिर तो केस यहीं पे खत्म हो गया। मैरीन हम क्यों गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट? हम इसीलिए गए हुए हैं ना। अच्छा, आगे सुनिए,
پھر ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ فلیٹس ہے 90 سے ان کی آکوپیشن میں ہے. نواز شریف کی ذات ان ساری پراپرٹیز سے، ساری جائیداد سے کنیکٹڈ ہے، منسلک ہے. ہم نے یہ چیز بھی اسٹیبلش کر دی، اور ہم نے ایک بڑی چیز جو اسٹیبلش کر دی کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز وہ اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے پیسہ یہاں سے قاضی فیملی کو باہر الفرڈ میں ٹرانسفر کیا گیا، کس طرح سے اکاؤنٹس کھولے گئے. کیا اس پہ BBC کی فلم بھی ہے، لیکن یہ ایفیڈیوٹ بھی موجود ہے اسحاق ڈار صاحب کا. تو ہم نے تو اپنی طرف سے سارے ثبوتوں کے ساتھ، سارے دستاویزات کے ساتھ ہم نے تو چیز کر دی ہے. ان کی طرف سے کچھ نہیں آیا. ایک وہ چیز آئی تھی، وہ جو قطری کا اڑتا خط آیا تھا، باری آنی ہے نا فیصل جاوید صاحب، اب ان کی باری آئے گی. چلے مصدق ملک صاحب آپ بتائیے گا، یہ تو کہہ رہے انہوں نے سب کچھ ثابت کر دیا، کیس تو حل ہو گیا. عدالت کہہ رہی ہے کہ شریف خاندان کے کاغذات جو ہیں نامکمل ہیں. میں مریم اورنگزیب صاحبہ کو سن رہی تھی کل، انہوں نے کہا کہ تمام کاغذات، ہر ثبوت، ہر چیز موجود ہے. تو تھوڑا سا اس چیز کو کلیئر کریں گے کہ بیچ میں جو وہ ویکیوم ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے میرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں صرف ایک قانون ہے، وہ ہے نیب کا قانون، جس کے تحت بارے ثبوت جو ہے جس پہ الزام لگایا جائے اس پہ پڑتا ہے. تو پہلے تو میں ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون ایسا نہیں ہے نیب کے قانون کے علاوہ جس میں بارے ثبوت اس پہ ہو جس پہ الزام لگایا جاتا ہے. بارے ثبوت اس پہ ہوتا ہے جو الزام لگاتا ہے. لیکن یہ بات اس وجہ سے موٹ ہے کہ پرائم منسٹر نے لارجر نیشنل انٹرسٹ میں یہ قبول کر لیا کہ وہ بارے ثبوت جو ہے عدالت کے سامنے پیش کریں گے. تو اگرچہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے، اس کے باوجود پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ ثبوت جو ہیں میں اپنے آپ پر، اپنے خاندان کے اوپر مقرر کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھائی ابھی بات کر رہے ہیں وہ وہی بات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں، فیصل جاوید صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے وہ الزام لگانا ہے. ہم کسی کے اوپر بھی کیچڑ اچھال سکتے ہیں، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، جس پہ مرضی جو مرضی الزام لگا سکتے ہیں. کوئی ہمارے پہ یہ واجب نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کے اوپر، کسی کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالیں تو اس کا ثبوت بھی مہیا کریں. آپ ثبوت لاتے جائیں، اپنے آپ کو بے گناہ کرنے کا، ہم الزام لگاتے چلے جائیں گے اور مسلسل لگاتے چلے جائیں گے. یہ ایک اسٹریٹجی کی شکل میں بڑی واضح چیز سامنے آ رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے الزام یہ لگایا کہ پیسہ جو تھا وہ چوری سے اور رشوت ستانی سے حاصل کیا گیا. پھر دوسرا الزام لگایا کہ یہاں سے منی لانڈرنگ کی گئی. جب عدالت کے اندر یہ ثبوت پیش کیا گیا کہ جو الاہلی اسٹیل مل تھی اس کے 25% جو ان کی شیئر ہولڈنگ تھی شریف خاندان کی، مرحوم میاں شریف صاحب کی، وہ بیچی جب تو ان کو $3.5 ملین جو ہیں وہ وصول ہوئے، جو 12 ملین درم بنتے ہیں. اور وہ کاغذ عدالت میں پیش کر دیا گیا جس کے ساتھ ایک اور کاغذ نتھی ہے جس میں المشرق بینک نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ فریق یعنی جو عربی مالک تھا اس کا 75% کا، وہ آپ کو یہ پیسے نہیں دیتا تو مشرق بینک جو ہے آپ کو یہ ایک ساتھ اس شکل میں ادا کرے گی. جیسے ہی وہ کاغذ جمع کروایا گیا تو یہ کھیل ختم ہو گیا کہ پیسہ پاکستان سے آیا تھا، پیسہ چوری کا تھا، پیسہ یہاں سے ٹرانسفر ہوا، پیسہ وہاں سے ٹرانسفر ہوا. تو انہوں نے فوراً پینترا بدلا اور کہا کہ نہیں، اصل میں یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب پیسہ وہاں پہ ملا تو اس کے آگے اس کی منی ٹریل بتائیں. تو اس کے اندر وہ جو پیسہ ملا تھا وہ شریف خاندان نے انویسٹ کیا قطری شاہی خاندان کے ساتھ، اور اس میں سے 3 پیمنٹس ہوئیں، 3 بڑی پیمنٹس ہوئیں. ایک سیٹلمنٹ کی پیمنٹ تھی، ایک جدہ کی پیمنٹ تھی جو جدہ کی فیکٹری لگائی گئی، اور تیسری تھی جو فائنل پیسے بچ گئے تھے وہ ایک سیٹلمنٹ کی شکل میں جو اپارٹمنٹس قطریز کے تھے جہاں پہ یہ رہائش پذیر تھے. یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ رہتے تھے اس سے پہلے، تو انہوں نے وہی اپارٹمنٹ جو ہیں وہ سیٹلمنٹ کی شکل میں شریف خاندان کے حوالے کر دیے. وہ بیرر سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ حوالے کیے گئے میاں پرائم منسٹر میاں نواز شریف کے صاحبزادے کو، ان کے دادا کی انسٹرکشن پہ. انہوں نے ایک ڈیڈ کی جس کے اوپر ایک برطانیہ کی جو لا فرم ہے اس کے سگنیچرز ہیں. وہ ڈیڈ جو ہے اس کے تحت انہوں نے اپنی بہن کو کہا کہ انسٹرکٹ کیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے خاندان کی جائیداد کی ڈسٹریبیوشن جو اپنی بہن کے حوالے کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے اس ضمنے میں کہا کہ اب آپ اس ٹرسٹ کے تحت منروا جو ہے اس کو گائیڈ کریں. تو اب آپ مجھے بتائیے، جب یہ ساری کہانی سامنے آ چکی ہے
تو یہ تمام الزامات جو لگا رہے ہیں آج ٹیلی ویژن پہ، اگر یہ الزامات جو کاغذات لہرا رہے ہیں فیصل جاوید صاحب، اگر یہ کاغذات عدالت میں جمع کروا دیے ہوتے تو پھر وہ 16 سوالوں والی بات تو آج نہیں اٹھتی نا، پھر تو کھیل ختم ہو جاتا۔ مصدق ملک صاحب، ہمیں بریک پہ جانا ہے، لیکن ایک بات آپ نے کہی تھی دوران گفتگو کے بارے میں یہ ضرور ہم کہتے چلے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت اگر کورٹ مینٹینیبلٹی دیتی ہے تو پھر بارے ثبوت جو ہے جس پر الزام لگایا جاتا ہے اس پر بھی ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہیئرنگ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ 2006 سے پہلے یہ جائیداد جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی تھی کہ نہیں تھی، ان کی بیٹی کی تھی کہ نہیں تھی، یہ ثبوت دینا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ذمہ لگایا گیا تھا، اور 2006 کے بعد تھی کہ نہیں تھی اس کے حوالے سے ثبوت فراہم کرنا میاں نواز شریف صاحب یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ عدالت میں پیش کیے جانے تھے شواہد جو جتنے بھی تھے، ثبوت جو تھے اس حوالے سے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پلی بارگین کے حوالے سے۔ قانون جو ہے وہ بدلا گیا، لیکن اس قانون کے بدلے جانے کے بعد بہت سے اور سوالات کھڑے ہو گئے، شدید تنقید کی گئی، اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آج پیناما کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں، اور ہم نے بات کرنی ہے پلی بارگین کے قانون کے حوالے سے بھی۔ ہمیں نوید قمر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، مصدق ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور فیصل جاوید بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید قمر صاحب، آج جب یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی تو ایک کامنٹ یہ بھی آیا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شواہد کی عدم دستیابی کی وجہ سے 62 اور 63 کے تحت کارروائی کی خواہش مند نظر آتی ہے، یہ کامنٹ آیا تھا۔ تو یہ تاثر آپ کو درست لگتا ہے کہ اس طرح کا بھی کوئی تاثر ہے؟ اور اس پہ ایک اور مزیدار جو کامنٹ آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ جج صاحب نے کہا کہ اگر اس طرح سے ہو تو پارلیمنٹ میں سراج الحق صاحب کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچے گا، اس پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیجیے گا۔ دیکھیں جج صاحبان پہلے تو خیر ایک مشکل راستے پہ چل رہی ہیں کہ انہوں نے پہلے سے ہی منع کیا ہوا ہے کہ انڈیویجول ججز کے کامنٹس پہ جو ہے فردر کامنٹری نہ ہو، لیکن بہرصورت بات ساری یہ ہے کہ پرائما فیسائی تو کیس جو ہے وہ نہ صرف بن چکا ہے، پبلک میں ایک ایکسیپٹیبلٹی بھی آ گئی ہے کہ جی منی لانڈرنگ آپ کہہ لیں اس کو، یا جو صحیح بات پبلک کے سامنے نہ کہنا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن یہ سارا کا سارا معاملہ بار بار مختلف سٹیٹمنٹس مختلف فورمز پہ دینا، مختلف لوگ جو پرائم منسٹر صاحب کو ان کی فیملی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کی طرف سے آنا، اسی سے یہ سارا امپریشن بنا ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ بار بار لا رہے ہیں۔ 62 63 پہ جو ہے انحصار اس لیے ہوتا ہے کہ یہ فی الحال ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ایک حصہ ہے، اور کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ جب جاتا ہے الیکشن لڑنے یا الیکٹ ہو کے آتا بھی ہے تو پھر 63 اپلائی ہوتا ہے، تو ان سارے کیسز میں ان کو صادق امین اپنے آپ کو جو ہے ثابت کرنا ہوتا ہے اور ثابت کیے رکھنا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو بائی پاس نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہے 62 63 پہ ہمارے اپنے اعتراضات ہیں، یہ اسی لیے کانسٹیٹیوشن میں جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ڈالا گیا تھا کہ یہ بہت ایک مبہم قسم کی چیز رہے، تاکہ جس کو بھی ڈسکوالیفائی جب بھی کرنا ہو تو کر سکے، لیکن جب تک کہ وہ آئین کا حصہ ہے تب تک وہ ہر ایک پہ اوپر جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، بشمول وزیر اعظم کی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس بیسس پہ یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کیوں اس پہ انحصار کر رہی ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ قانون ہے اور بلکہ آئین کا حصہ ہے۔ انحصار نہیں کر رہی نوید قمر صاحب، یہ کہا گیا کہ خواہش مند نظر آتی ہے۔ فیصل جاوید، کیا ایسا ہے؟ پی ٹی آئی کیا خواہش مند نظر آتی ہے کہ آرٹیکل 62 اور 63 پر عمل کر لیا جائے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس شاید اس طرح سے ثبوت ہی نہیں موجود؟
नहीं महरीन, सबूतों के हवाले से तो मैंने थोड़ी देर पहले एक डिटेल में बात है जिसको वो सामने लाए हैं, जिसके बेसिस पे ये सारा मामला चल रहा है। देखें, क्योंकि हुकूमत ने जो कानून ऑपोजिशन ने बनाया उसको पास होने नहीं दिया, और ना ही मुझे कोई ख्याल है कि वो पास होने देगी, कि उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, सारी एविडेंस सामने आए, फोरेंसिक जो है वो सामने आए, उसमें तो कोई चीज होनी नहीं थी। चलिए ठीक है, सही है जी। फैसल जावेद से भी पूछ लेते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जी नवीद कमर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। फैसल जावेद, आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? क्या ऐसी ख्वाहिशमंद नजर आती है पीटीआई? जी महरीन, मैं पहले तो ये बता दूं कि सारी चीज़ें जो मैंने प्रोग्राम के पहले हाफ में आपको बताया कि किस तरह से हमने इस्टेब्लिश की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमने दिए, और उस तरफ से कुछ भी नहीं आया। ये प्रॉपर्टीज़ की मलकियत तस्लीम कर चुके हैं, इन्होंने देना है। लेकिन अब आए ये आज जज साहब के, खोसा साहब के, बिल्कुल क्लियर इस पे उन्होंने बात की है कि ये केस जो है वो है कि वो ऑनेस्ट हैं या नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौम के सामने झूठ बोला है, असेंबली में भी और अदालत में भी झूठ बोला है। तो ये एक सीरियस मामला है, ये ऐसा मामला नहीं है जिसको हम कहेंगे जी नज़रअंदाज कर दिया जाए। ये एक बड़ा संजीदा मामला है जिसकी तरफ केस जा रहा है, और पार्लियामेंट में झूठ बोला, अदालत में झूठ बोला, और आज जज साहब ने ये भी कहा कि कौम के सामने सच आना बहुत जरूरी है। 62-63 की ख्वाहिशमंद है क्या पीटीआई? आज जैसा हुदैबिया पेपर मिल्स का भी तज़किरा किया गया, उसके ऊपर भी आपको कमेंट मालूम होंगे। देखिए ना, हम ये सारी चीजें तो स्टैब्लिश कर सके कि 90 से है, बिल्कुल एब्सोल्युटली कानून के मुताबिक जो चीज होगी उसके हम हक में हैं। अगर एक झूठ बोल रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, एमएनए झूठ बोल रहा है, तो उसकी जो सजा है वो तो है। ठीक है फैसल, हम अपने अगले मौजू की जाने भी बढ़ेंगे क्योंकि वक्त चुके हमारे पास मुख्तसर है। कई दिन से जो नैब के करप्शन नवाज कवानीन है उस पर शदीद तनकीद की गई, और नैब का जो काला कानून प्ली बागेन जिसे करार दिया जाता रहा, उसके तहत बकौल इमरान खान साबिक सेक्रेटरी खजाना बलोचिस्तान मुश्ताक रईसानी ने 40 अरब रुपए की करप्शन की थी। अब उनको प्ली बार्गेन के कानून के तहत 2 अरब रुपए क्लीन चिट दे दी गई थी, जिसमें सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद किया गया, और उसके बाद इस पे बहुत जब कमेंट्स आए तो प्ली बार्गेन का जो कानून है उसमें कुछ तब्दीली करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिसके मुताबिक ऑर्डिनेंस के तहत प्ली बार्गेन के जरिए जो रकम जमा कराने वाला शख्स जिंदगी भर सरकारी अवामी ओहदे के लिए नाअहल हो जाएगा, जबकि पहले इसकी नाअहली सिर्फ 10 साल तक मुमकिन थी। इसके अलावा ये जो प्ली बार्गेन और वॉलंटरी रिटर्न यानी कि रज़ाकाराना तौर पर रकम वापस करने के फैसले में अदालत से मंजूरी भी ली जाएगी। तो इसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि इस कानून में तब्दीली बाकायदा पार्लियामेंट के मुताबिक की जाए, ताकि ऑर्डिनेंस के जरिए वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते हम आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो के प्ली बार्गेन के इख्तियार से मुताल्लिक असकुद नोटिस की समाअत के दौरान ये कहा था कि नैब के कानून जो है उसमें विफाक का मौक़िफ़ 1 हफ्ते में पेश करे। ये सब बातें तो आपके सामने ही है। प्ली बार्गेन का ये जो कानून इसमें तरमीम कर दी गई। मुसद्दिक मलिक साहब, आप बताइएगा कि ये जो की गई ऑर्डिनेंस के जरिए की गई, पीपल्स पार्टी को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन आपको लगता है कि इस तरमीम के जरिए नैब की जो कारकर्दगी है वो बेहतर हो जाएगी, मामलात बेहतर हो जाएंगे, करप्शन पर ज्यादा बेहतर तरीके से काबू पाया जा सकेगा? महरीन जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ज़रा पिछली बात पे कमेंट करना चाहूँगा, आपने मुझे मौका नहीं फराहम किया। देखिए, 2 बातें यहाँ पे की गई हैं। एक तो ये कहा गया मनी लॉन्ड्री। तो पहली बात तो ये है कि वो ज़मीन के कागज़ात जो शेख राशिद ने हवाले की थी मियाँ शरीफ मरहूम के, वो कागज़ात जो हैं दे आर इन प्लेस। और जिन बैंकों ने पैसा दिया था, 2 बैंकों ने, उनके कागज़ात, यानी इन बैंकों के पैसे से ये फैक्ट्री लगाई गई, गल्फ स्टील मिल, दैट इज़ इन प्लेस। अगर ज़मीन भी जो है उसके कागज़ात मौजूद हैं, और जिस पैसे से वो फैक्ट्री लगी उसके कागज़ात भी मौजूद हैं, और जब वो फैक्ट्री बिकी तो नेट प्रोसीड में से 12 मिलियन दरम मिलने के भी कागज़ात मौजूद हैं, तो फिर ये इल्ज़ाम है सिर्फ मनी लॉन्ड्री का, क्योंकि इसके ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसका कोई सबूत नहीं दिया गया। जरा प्ली बार्गेन के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं, आप इस पे भी जरूर कमेंट कर दें कि ये जो कानून बनाया गया, ये जो ऑर्डिनेंस पास किया गया, ये मतलब इससे नैब की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी?
जी मेरा ख्याल में बेहतर होगी। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क के अंदर जो प्रोसिक्यूशन है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, तो ये अदालत के ज़िम्मे लगाना कि आप किसी को भी प्ली बारगेन करने से पहले या वॉलंटरी पैसे वापस करने से पहले अदालत में ले जाया जाए और अदालत के जो जज हैं वो उसको अच्छी तरह से देखें और टटोलने के बाद फ़ैसला करें कि ये प्ली बारगेन एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा अमल है, क्योंकि इसमें जो डिस्क्रेशन है कि एक बंदा जो है वो पैसे लेके किसी को माफ़ कर सके, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इंट्रोड्यूस की थी डिस्क्रेशन, वो मेरे ख्याल में चली जाएगी। और ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अच्छा है। ये जो ऑर्डिनेंस है ये आपको पता है कि कल परसों के अंदर 1-2 दिन के अंदर ये पेश किया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर, तो इस पे जितनी डिबेट करना चाहें, इसको जितना इस पे इसकी इस्लाह करना चाहें, ये पार्लियामेंट का हक भी है, पार्लियामेंट को करनी भी चाहिए और हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर इसको लेकर भी आ रही है। तो अगर हुकूमत पार्लियामेंट में ना ला रही होती या 90 दिन का डिले करती या कोई ऐसी चीज़ करती तो फिर तो इनके जो इनके जहन में हैं शुबहात वो समझे जा सकते थे। लेकिन जब हुकूमत लेकर आ रही है और करिए इसको डिबेट करें, लेकिन फौरी तौर पे एक तरह से आप ये समझ लें कि सडन डेथ क्लॉज हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए लगाई है कि कोई फर्दर प्ली बारगेन जो है वो ना हो सके, और जो फाइनल कानून है वो वही पास होगा जो पार्लियामेंट पास करेगी। इस वजह से मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कानून है कि कोई शख्स जो किसी भी किस्म की धांधली में मुलव्वस हो, वो सारी ज़िंदगी, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो सियासी हो, सारी ज़िंदगी कोई ओहदा नहीं रख सकेगा और दूसरा अदालत फैसला और चूंकि ताकि कोई डिले ना आए और वक्त की बचत की जा सके, इसलिए ऑर्डिनेंस जो है पास कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ है वो क्या बदस्तूर मौजूद है अब भी, इनकी बात के बाद भी? देखिए, मुझे तो हैरत है मुस्तफ़ा मलिक साहब की बात पे कि 3.5 साल तक तो खामोश रहे, बल्कि हम कहेंगे सोते रहे, और सडनली इतनी तेजी आ गई कि वो जो कमेटी इन्होंने बनाई है जिसका परसों इजलास हो रहा है, खुदा करके अब कमेटी बनी है, तो उससे पहले का ऑर्डिनेंस ले आए, तो ये तो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के ही खिलाफ है ना। क्या जरूरत है आपको खत्म कर दें असेंबलीज को, ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री आपके पास रखी हुई है, आप तमाम कानून इस नाम से कि जी उजरत में हमने करना है, ये तो एक PR एक्सरसाइज है ना। ये अगर तो प्री बार्गेन कल गलत था, आज भी गलत है, अगर कल सही था तो आज भी सही है। नवीद कमर साहब, ये तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात है पीपल्स पार्टी के कि पार्लियामेंट में इस मामले को नहीं लाया गया। चलिए इस बात को अगर छोड़ के हम देखें, जो तरमीम की गई क्या वो आप लोग के लिए कबूल है? अदालत से रुजू किया जाए इस मामले पर और ये सिर्फ नैब के जो चेयरमैन उनकी स्वाबदीद पर ना हो, इससे मुतमईन है क्या पीपल्स पार्टी? देखिए, ये काफी नहीं है ना। नैब लॉ में तो बहुत सारे झोल हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है, उस वजह से बार बार ये पार्लियामेंट में बात आई है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि नामुकम्मल तस्हीह है, ये तस्हीह है, कोशिश है, लेकिन नामुकम्मल बेहतर होगा ना। जी नवीद कमर साहब, जो कारकर्दगी है वो इससे कोई भी मुतमईन नहीं है। इस लिहाज से इस पूरे कानून को दोबारा से देखने की जरूरत है। सिर्फ ये एक इश्यू प्री बार्गेन का नहीं है, इस लिहाज से उस सारी चीज को देखना होगा। प्री बार्गेन पे तो इस वक्त कंसेंसस है, तो वो तो इशू ऐसा नहीं है। ठीक है नवीद कमर साहब, आपकी बात पहुंची। जी फैसल जावेद, आप इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे? मुतमईन है जो ये ऑर्डिनेंस पास किया गया? नहीं जी, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। ये पूरा जो कानून है यही काला कानून है, यही गलत है। इसमें अगर ये क्लॉज इन्होंने वो कुछ किया है तो ओवरऑल कानून तो उससे नहीं चेंज हुआ, कानून तो यही है। और ऑर्डिनेंस के थ्रू ये बड़ी शर्मनाक इन्होंने एक काम किया कि ऑर्डिनेंस ले आए और पार्लियामेंट में लेकर भी नहीं आए। असल में ये यही चीज़ें करते हैं क्योंकि ये अपनी करप्शन बचाने के लिए चीज़ें करने के लिए, और इससे रास्ते बंद तो नहीं हुए। ये जो क्लॉज आई है इससे रास्ते बंद तो नहीं हुए, रास्ते तो फिर भी खुले हैं। इसको तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पे कह चुकी है और उनके अपने वजीर भी इस पे कह चुके हैं। ये किसी सूरत भी तहरीक इंसाफ को ये कबूल नहीं है। हमें तो ये भी नहीं कबूल, हमें ये भी नहीं कबूल कि जिस तरह से ये नैब के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट होती है वो तरीकाकार भी बदलना चाहिए। नैब का चेयरमैन जो अपनी मर्जी से लगा देते हैं, आप जब तक अपने आप को कानून के अंदर नहीं लाएंगे कैसे? आपका बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा मलिक साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो राहिल चरी साहब ने जो इस्लामी इत्तेहादी फौज का सरबराह उन्हें बनाया जाना है, ये एक खुशाइन कदम है, एक नई बहस इस पर छिड़ चुकी है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे फौजी अदालतें जो खत्म कर दी गई, तो क्या मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ सजा देने का अमल मुतासर होगा? ये सब जानते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, तारीख में पहली मर्तबा पाक आर्मी के साबिक सरबराह को मुस्लिम फौजी इत्तेहाद का सरबराह बना दिया गया है। गुज़िश्ता 2 दिनों से राहिल शरीफ साहब के बारे में सऊदी अरब में बनाए जाने वाला 39 ममालिक की अफवाज के सरबराह के हवाले से एक बहस जो है वो चल रही है कि क्या ये ओहदा उन्हें कबूल करना चाहिए था, क्या ये पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है और क्या इससे पाक फौज की धाक सारे आलम इस्लाम में बैठेगी और इस ओहदे को कबूल करने से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर क्या असरात हो सकते हैं, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब, हमारे साथ मौजूद है मुसद्दिक मलिक साहब। मुसद्दिक मलिक साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। यही जो सवाल मैंने अभी आगाज में किया कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर इसके क्या असरात होंगे, और एक सवाल जो आपसे गालिबन अब हर प्रोग्राम में किया जा रहा है कि क्या हुकूमत की मंशा भी इसमें शामिल है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि शामिल है। आपको मैं गुज़िश्ता दिन सुन रही थी तो आपने कहा था कि वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये कर रहे हैं, तो ये जो इबाम है उससे जरा दूर कर दीजिएगा। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, कल मैंने एक प्रोग्राम में बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि गालिबन आपने गलत बंदे को बुला लिया। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुशावरत नहीं की गई। मेरे इल्म में कोई ऐसी मुशावरत नहीं, क्योंकि कोई ऑफिशियल ऐसी कॉन्वर्सेशन प्राइम मिनिस्टर साहब से नहीं हुई जिसके बाद मैं आपको बता सकूं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। लेकिन मेरा ज़ाती ये ख़्याल है कि वो रिटायर हो चुके हैं और फ़ौज जो है एक ऐसा इदारा है जिसमें हर तफसील, हर कानून, हर जो रिवायत है वो डॉक्यूमेंटेड होती है और उसके बाहर उससे कोई तजावुज़ नहीं करता। तो मुझे कभी यकीन है कि उन्होंने अपने इदारे से मुशावरत की होगी और मुशावरत के बाद उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया होगा। इस ज़म्न में मैंने ये कहा था कि वो एक बहुत माशाल्लाह उन्होंने बड़ी इज़्ज़त के साथ पाकिस्तान में वक़ार के साथ वक्त गुजारा। तो जो भी वो करेंगे वो मुल्की मुफाद में करेंगे और अपने इदारे के तमाम कवानीन और तमाम जो तरीक़ाकार हैं उनको मलहूज़ ख़ातिर रख कर करेंगे और उसी को मलहूज़ ख़ातिर रख के उन्होंने ज़ाती हैसियत में आम सी बात नहीं है जिस इदारे के वो सरबराह रह चुके हैं, जिस पोजीशन पर वो रहे और रिटायरमेंट के बाद इतने कम अरसे में इतने जल्दी एक ऐसे ओहदे पर जिसके हवाले से बहुत से क्वेश्चन मार्क्स है और एक वो मौजूद जिसके ऊपर हर जगह सवाल जवाब हो रहा है, आपको भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम, तो इसका हम जवाब चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इसकी असल वजह क्या है और इसके बारे में क्लैरिटी तभी आएगी और शायद सब लोग जो इसके ऊपर इस वक्त तज्जिए कर रहे हैं वो जुबानें भी शायद खामोश हो जाएंगी। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद है। इमरान मलिक साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, वो मैं अगर एक सेकंड जी, अगर मुसद्दिक मलिक साहब मैं आपकी जानिब पर भी वापस आती हूँ, हम ब्रिगेडियर साहब से भी जरा जान लेते हैं कि क्या एक प्रोसीजर होता है, GHQ की यकीनन इजाजत शामिल होती होगी, हुकूमत वक्त जो है सरबराह मुमलिकत जो है उनकी भी यकीनन मंशा होती है, तो उसके बाद ही इस तरह का ओहदा लिया जाता है या अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो इस तरह से कर सकते हैं? मेरीन साहब, सबसे पहले तो बहुत नवाजिश कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, मुझे तो पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट के जो एटीट्यूड है या अप्रोच जो है उसके ऊपर बहुत अफसोस होता है, क्योंकि जैसी बातें उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कर रहे हैं उससे मालूम तो ये होता है कि इनका कोई कंट्रोल नहीं है हालात के ऊपर और जैसे हालात चल रहे हैं वो हालात के भाव के साथ साथ ये गवर्नमेंट भी चलती जा रही है। अगर हमने इस इशू को सही माने में इसको अंडरस्टैंड करना है तो इसके जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट में हमने इसका तजिया करना होगा, इसको एनालाइज करना होगा। मिडल ईस्ट इस वक्त टोटल टर्मोइल में है, क्या शाम है, क्या इराक है, क्या यमन है, क्या बहरीन है, हर जगह पे कोई ना कोई मसला खड़ा हुआ है। और ग्रेटर मिडल ईस्ट रीजन के अंदर इस वक्त 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ईरान और सऊदी अरब आमने सामने हैं और प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद यमन, उसके बाद शाम और शाम के साथ आप इराक को भी मिला लें। तो अगर इस जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट के अंदर पाकिस्तान के आर्मी की चीफ एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस को हेड करने गए हैं तो ये एक छोटी या मामूली बात नहीं है। और ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को भी डिटरमिन करता है या बताता है कि क्या है हमारी खारजा पॉलिसी, हाउ डू वी टेक डिफरेंट कंट्रीज। जी एग्जैक्टली, मैं दूसरी तरफ आ रहा था। अगर तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को आगे फर्दर करता है, फिर तो बात समझ में आती है। अगर ये एक इंडिविजुअल का कॉन्ट्रैक्ट है सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट के साथ तो वो सारा जो उसका तनाज़र है वो एकदम चेंज हो जाता है। अब उसकी बहुत सारी अभी इम्प्लिकेशंस हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आज एक आर्मी चीफ सऊदी अरेबिया से इंडिविजुअली खुद एक कॉन्ट्रैक्ट करके उनकी खिदमत में हाजिर हो जाता है और एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस को करता है, नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्लीज अलाउ मी अ मिनट, तो उसको हेड करता है तो आप ये मत भूलिए कि इस इस्लामिक मिलिट्री अलायंस की एक सेक्टेरियन इम्प्लिकेशन भी है। कल को अगर एक पाकिस्तानी सीनियर ऑफिसर खुद को ईरान के साथ
ایسی ہی خدمات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، کیا گورنمنٹ روکے گی اس کو؟ کیا ہم ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ایک وقت میں جہاں پہ ایران اور سعودی عربیہ پراکسی جنگیں لڑ رہے ہیں تو ایک پاکستانی سینئر آفیسر ایک دوسرے پاکستانی سینئر آفیسر کے خلاف آ جائے گا؟ اور اب بیک لیش دیکھیے اس کا، بیک لیش انٹو دی پاکستان آرم فورسز، پاکستان آرمی میں، پاکستان آرم فورسز کے اندر اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ کیا ہم اس کے اندر بھی سیکٹیرین ریلیشن شپس کو ہم ہوا دیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ بہت سیریس ایشو ہے۔ مصدق ملک صاحب، آپ اس پر کچھ کامنٹ کریں گے؟ جی میں اس پہ میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی وہی ہے جو پہلے تھی۔ اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر گئے تھے اور پارلیمنٹ نے ایک بڑی صاف ہمیں ڈائریکشن دی تھی پاکستان کی فوج کی شمولیت کے سلسلے میں، اور وہی پاکستان کی پالیسی ہے، اور پاکستان کی پالیسی میں کبھی بھی اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ دوبارہ سے اگر پارلیمنٹ میں لے جانے کی ضرورت ہوگی تو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے، اور اگر کوئی ایگزیکٹو فنکشن ہوگا تو نیا ایگزیکٹو ڈیسیجن لیا جائے گا جس سے قوم کو بتایا جائے گا، مطلع کیا جائے گا۔ اس وقت پاکستان کی پالیسی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بریگیڈیئر صاحب جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں یہ تو جنرل صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اس موضوع پہ آپ نے اپنے جو کامنٹس ہیں وہ دیے۔ آپ ہمارے ساتھی ہیں بریگیڈیئر صادق صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم نے بات کرنی ہے فوجی عدالتوں کی جو مدت ختم ہوئی اور انہوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ 2 سال میں فوجی عدالتوں نے 274 مقدمات کی سماعت مکمل کر کے مجرموں کو سزائیں سنائی، جن میں سے 161 مقدمات میں مجرموں کو سزائے موت بھی سنائی گئی۔ ان مقدمات میں 113 مجرموں کو قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ 161 مجرموں کے سزائے موت کے فیصلوں میں سے 12 مجرموں کو اب تک پھانسی دی گئی ہے۔ مگر فوجی عدالتوں کے اجرا سے پہلے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی انتہائی سست روی بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ فوجی عدالتوں کے میعاد میں اضافہ نہ کرنے اور ان کے کام روکنے سے چند اہم سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اب دہشت گردی کے مقدمات کا مستقبل کیا ہوگا؟ خصوصی عدالتیں بلا خوف و خطر دہشت گردوں کے مقدمات کی سماعت کر سکیں گی؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ حکومت دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کرنے والے ججز کی حفاظت جو ہے وہ یقینی بنا سکے گی؟ خصوصی عدالتوں کے ذریعے دہشت گردی کا تیز رفتار ٹرائل ممکن ہو سکے گا؟ اور کیا حکومت عدالتی نظام میں بہتری کے لیے اپنے مؤثر قانون سازی میں ناکام رہی ہے؟ یہ سب وہ سوال ہے جن کے آنے والے کچھ دنوں میں جوابات ملیں گے۔ مگر ڈر یہاں پہ یہ ہے کہ کہیں ہم نے اپنا اور اپنے بچوں کی سیکیورٹی سیاست کی نظر تو نہیں کر دی، اس کو تحت کرنے تو نہیں ہم جا رہے؟ اس سب پر ہم بات کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب میرے کا جواب دے دیجیے۔ یہ بہت سمپل سی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہ ایک خاص انوائرمنٹ میں کریٹ کیے گئے تھے، اور وہ انوائرمنٹ یہ تھی کہ ٹیررزم بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی ملک کے اندر، اور ان کے خلاف صحیح معنی میں کارروائی نہیں ہو رہی تھی۔ تو اب کیا ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ واٹ ہیز چینجڈ، کون سی چیز چینج ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ملٹری کورٹ کی اب ضرورت نہیں رہی، یا جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں ان کے اندر کون سی ایسی خاص صلاحیت آ گئی ہے جس کی وجہ سے اب وہ ٹیررسٹوں کے خلاف تمام فیصلے کر سکیں گے؟ میرے خیال میں کوئی چینج نہیں آیا۔ یہ سیاسی مکمل طور پر ایک سیاسی فیصلہ ہے جو کہ میرے خیال میں پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ عدالتی جو پہلے سسٹم چل رہا تھا اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کا، ان میں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ججز کو، پروسیکیوٹرز کو، وٹنسز کو کوئی پروٹیکشن نہیں تھی، ان کی سیکیورٹی کوئی نہیں تھی، وہ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے ٹیررسٹ کے خلاف اپنا فیصلہ دینے میں یا ان کو پروسیکیوٹ کرنے میں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ ٹیررسٹ بہت بغیر کسی سزا کی چھوٹ رہے تھے۔ تو جن ٹیررسٹوں کو پکڑنے کے لیے پاکستان افواج اپنا خون، اپنے جوان، اپنے آفیسرز کو شہید کروا رہی تھی، ان کو دوبارہ پکڑنے کے لیے پھر سے آپ کو خون کی قربانی دینی پڑتی تھی، پھر سے آپ کے آفیسر اور جوان شہید ہو رہے تھے۔ تو یہ بار بار ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہماری گورنمنٹ کی اپنی رٹ نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کی اپنے عدالتی نظام کو اتنا اسٹرانگ نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوبارہ سے یہ نظام خدا نخواستہ فیل ہوگا اور دوبارہ ہم فوجی عدالتوں کی جانب واپس آئیں گے؟ تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم ملٹری کورٹ سے بہتر نظام لے کر آتے، ایک اس کا آلٹرنیٹ لے کے آتے جو کہ ملٹری کورٹ سے بہتر ہوتا، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے بہتر ہوتا، وہ تو ہم لائے نہیں۔ اور جو ملٹری کورٹ سے کام کر رہے تھے، نظام میں بہتری تو آئی نہیں، لیکن اگلا فیصلہ آ گیا، اور یہ فیصلہ کیا وقت بتائے گا، صحیح ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ صحیح ثابت ہو۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا، مجھے میرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔